चलिए आगे बढ़ते हैं मार्केट महारथी सेगमेंट में। आज हमारे साथ मीठी मीठी सर्दी की शुरुआत दिल्ली में हो चुकी है और वहीं से हमारे साथ हमारे मित्र और ईटी नाउ के रेगुलर कंट्रीब्यूटर साफिर आनंद जी जैकेट पहन के शो में जुड़ रहे हैं। ये आपने स्टाइल के लिए पहनी है जैकेट या वाकई दिल्ली में हल्की हल्की सर्दी की शुरुआत हो चुकी है साफिर भाई? गुड मॉर्निंग टू यू। एंड कल रात को बारिश हुई है तो मैंने चांसेस नहीं ले रहा, क्योंकि हो सकता है थोड़ी ठंडी हवा चल रही है। दिल्ली को मिस कर रहे हैं हम इस समय। हमारे साथ प्रियंका तो दिल्ली की हैं ही, डिम्पी तो मज़े ले ही रहे, बाजार का भी मज़ा और दिल्ली में रहने का भी मज़ा। लेकिन मार्केट में भी बहुत शानदार समय बिता रहा है बाजार को लेके। अगर आप इंडेक्स वॉचर ना हो और डेली ट्रेडर ना हो तो कुल मिला के बाजार की स्थिति काफ़ी ठीक ठाक है। क्यूज़ बड़े अच्छे आ रहे हैं, इकोनॉमी का हाल भी काफ़ी ठीक ठाक है। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी हवाला दिया कि जो त्योहारी खरीदारी है करीब 4 लाख करोड़ के आसपास फेस्टिव बाइंग हुई है। और हम उस समय भी गुजर रहे हैं जब शादियों का सीज़न शुरू होने वाला है। आपको भी ढेर सारे इन्विटेशन आ रहे होंगे दिल्ली गुड़गांव में। और इस ऐसे दौरान में भी कंज्यूमर ड्यूरेबल, कपड़े लत्ते, ट्रैवल, होटल सब पैक होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको लगता है ये सारे कैटेगरीज में अच्छे शेयर ढूंढने चाहिए, क्योंकि फेस्टिव का भी फायदा मिला इनको खरीदारी का। अब वेडिंग की खरीदारी जनवरी फरवरी तक इकोनॉमिक मोमेंटम जारी रहेगा। नहीं, बिल्कुल मार्केट में अभी कुछ ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा है कि आपको कैश में होने की ज़रूरत है। इनफैक्ट मैं जेफरीज की रिपोर्ट से काफ़ी सहमत हूँ, जिसमें इन्होंने बोला है कि वो अपने कैश को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू इक्विटी होल्डिंग। और मेरे पर्सनल लेवल पे भी अगर मेरे पास कोई भी कैश आता है तो मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ इनटू इक्विटी। सो अभी मुझे लग रहा है कि ये रन सस्टेनेबल है। और जैसे आपने राइटली कहा, बहुत इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं अभी। एक एक खबर आई है साफिर कि यूएस में जो पेंशन फंड्स हैं वो भी कुछ 30,000 करोड़ की बाइंग का उसका इम्पैक्ट आ सकता है भारतीय मार्केट की तरफ, अपने ईटीएफ्स को टिल्ट करने वाले हैं। जरा वो समझाइए हमें, कितना मीनिंगफुल हो सकता है भारतीय मार्केट्स के लिए? मैंने सुबह उसके ऊपर ट्वीट भी करा है कि अभी आपने देखा कुछ महीने तक एफआईआई का पार्टिसिपेशन मार्केट में नेगेटिव रहा है, और उसके नेगेटिव होने के साथ साथ ही मार्केट फिर भी सस्टेन करी है, क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत हाई रहा है। लेकिन ऑफ लेट एफआईआई का जो पार्टिसिपेशन है वो लास्ट 4 डेज से अगर आप डेटा देखोगे काफी इंटरेस्टिंग है। और उन्होंने अब आईपीओ के अंदर काफी पैसा निवेश किया है। तो अगर एफआईआई का भी मूड पलट जाए तो वो जो सेक्टर्स हैं मार्केट के जहां पर अभी कम इंटरेस्ट है रिटेल का, पर्टिकुलरली लार्ज कैप्स की तरफ, तो वहां पर थोड़ी मजबूती आने का चांस है, क्योंकि वो एफआईआई की फेवरेट स्टॉक्स हैं और वो दबाव में रह चुके हैं क्योंकि वहां सेलिंग चल रही थी। तो उसका इम्पैक्ट अभी निफ्टी के कुछ स्टॉक्स के ऊपर और जो लार्ज कैप स्टॉक्स के ऊपर अभी दिखना चाहिए आगे जाके। साफिर बिल्कुल ये तो देखना होगा, इंटरेस्टिंग होगा ये प्राइमरी मार्केट में जो एक्शन आगे भी दिखेगा। इनफैक्ट लेकिन जिस तरह का एक्शन हम बड़े स्पेसेस में देख रहे हैं, डिफेंस रिलेटेड स्पेसेस हों जहाँ पर भी बड़े बड़े कैपेक्स भी अनाउंस हो रहे हैं, उनके लगातार मूव्स बनी हुई है। आपने भी कुछ रीसेंट एडिशन किया, हमने देखा कि इनफैक्ट आपने बीएचईएल, इंजीनियर्स इंडिया जैसे स्टॉक्स ऐड किए हैं। यहाँ से आपको कितनी बड़ी स्टोरी दिखती है इन वैल्यू चेन स्टॉक्स की भी, पावर की हो, डिफेंस की हो, रेलवेज की हो? मुझे इसमें बहुत कॉन्फिडेंस अपनी अपने लेवल पे लगता है एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर। बिकॉज अगर आप कोई भी पीएसयू को देखेंगे, एक तो परसेप्शन इश्यूज इतनी नेगेटिव रह चुकी हैं कि वो प्रॉफिटेबल नहीं है। और एक टाइम पर ये भी बोला गया था कि गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन द बिजनेस ऑफ, इनकी ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। बट अगर आप रियलिटी में देखोगे कि ये जो सारा इकोनॉमिक वेव है इसका एक मैसिव बेनिफिशियरी पीएसयू सेक्टर है। और चाहे वो पावर रिफॉर्म्स की तरफ आप देखो, चाहे वो इंफ्रा के बेनिफिट्स को, और जो रोड्स के ऊपर काम हो रहा है, पोर्ट्स के ऊपर हो रहा है, डिफेंस के ऊपर हो रहा है, जो रियलाइजेशन हो रही हैं उनकी, ऑर्डर इनटेक्स जो हो रहे हैं, ये सारी सेगमेंट्स की को देखते हुए लगता है कि इसके अंदर जो रन है वो काफी सस्टेन करेगा। और इनमें से काफी स्टॉक्स तो इतने इंटरेस्टिंग डिविडेंड यील्ड्स पे हैं कि आपको एक तरीके से लगता है कि डाउनसाइड भी आपकी प्रोटेक्टेड है। और अगर ज्यादा उनकी अर्निंग्स होंगी और ज्यादा उनके पास कैश फ्लोज आएंगे तो ना ना केवल डिविडेंड यील्ड्स बढ़ेंगी बट इनकी स्टॉक एप्रिसिएशंस भी होंगी। ठीक है।
साफिर, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज हमको समय दिया। इंडाइसिस पूरी तरह से एक रेंज में है, इस पे मैं जाऊंगा भी नहीं। मैं एक ऐसे सेगमेंट या एक ऐसे एरिया के बारे में पता करना चाहता हूँ, शायद आपके पास होल्डिंग में भी हो और आप उसके कुछ बात भी रख पाएँ। वो सर अडानी ग्रुप के शेयर हैं। आप इस पूरे सेगमेंट में कुछ बता पाएंगे कि इस समय ये फेयर वैल्यूड है, अंडर है, ट्रेड करें नहीं करें, अगर आपकी कंप्लाइंस अलाउ करती हैं तो? एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ मैं, अपने अपने थॉट प्रोसेस अपने पोर्टफोलियो पे बोल रहा हूँ। मैं लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो वो अपनी रिस्क मैपिंग करें। मेरी पर्सनल व्यू है कि अडानी के ऊपर जो कोर्ट में डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है मार्केट के लिए। अभी ऑफ कोर्स कोर्ट ने अपनी सुनवाई का अपना ऑर्डर नहीं पास किया है, बट जिस तरीके से कमेंट्स आए हैं जो कि लीगल ब्लॉग्स और कमेंट्रीज पे पढ़े गए हैं, उससे लग रहा है कि वो काफी सहमत हैं सेबी की इन्वेस्टिगेशन से। और अगर अडानी स्टॉक्स के ऊपर उन्होंने कोई ऐसा एडवर्स कमेंट नहीं दिया, तो उससे पूरा जो फीलिंग है टुवर्ड्स द मार्केट, बिकॉज अगर आप चाहे अडानी स्टॉक खरीदो चाहे आप नॉन अडानी खरीदो, मार्केट का जो फीलिंग है वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, पर्टिकुलरली एफआईएस को लेके। तो मुझे पर्सनली लगता है कि ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और मैंने अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में जैसे आपने राइटली कहा, कुछ अडानी स्टॉक्स को ऐड किया है। राइट। साफिर, होटल स्टॉक्स के बारे में आपका क्या व्यू है? आज डीबी रियल्टी ने सुबह सुबह एक्सचेंजेस को बताया कि वो हॉस्पिटैलिटी स्पेस में घुस रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गज लोग पिछले 1-2 महीने में उसमें आए हैं। हमने देखा सैमी होटल्स भी अच्छा चला लिस्टिंग के बाद। और जो इंडस्ट्री लीडर्स की ये बात करूं मैं अगर, तो काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन भी है, स्टॉक का प्रदर्शन भी अच्छा है, नंबर्स फंडामेंटल्स का प्रदर्शन भी अच्छा है, और कुछ नज़र नहीं आ रहा है अभी ऐसा कि ये साइकिल पीक आउट हुआ है। इनफैक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने मन की बात में भी ये बात बोली है, अर्ज किया युवाओं को कि आपको डेस्टिनेशन वेडिंग्स अगर करनी है तो विदेशों में ना जाके यहाँ पे ही कंसिडर करिए। एक से एक बढ़िया डेस्टिनेशन वेडिंग्स हैं जिसमें लोकल इकोसिस्टम को फायदा मिलता है, होटल स्टॉक्स को फायदा मिलता है। आपका पसंदीदा होटल स्टॉक कौन सा है? आपके पास है होटल स्टॉक्स पोर्टफोलियो में? मैं तो लास्ट 3-4 साल से होटल्स के फेवर में बोल रहा हूँ, तो ऑब्वियस है कि मैंने उनमें निवेश किया हुआ है और वो स्टॉक्स काफी बढ़ भी चुके हैं। लेकिन एक मार्केट में परसेप्शन होता है कि आप एक स्टॉक के रिटर्न को देख के अगर आपको लगे कि वो बहुत बढ़ चुका है इसलिए नहीं खरीदना चाहिए, जो कि गलत परसेप्शन है। रियल परसेप्शन होना चाहिए कि वो यहाँ से कैसा कमा रहे हैं और उनका कैसा आगे का फ्यूचर है। और अगर वहां पर आपको कॉन्फिडेंस आता है तो आपको निवेश करना चाहिए या बने रहना चाहिए। मैंने अपने होटल स्टॉक्स में से कोई भी स्टॉक में सेलिंग नहीं करी है। इनफैक्ट थोड़े दिन पहले जब मार्केट में करेक्शन हुई थी और मिड कैप में खासकर इंडियन होटल एज एन एग्जांपल जब 370 रुपए के आसपास आ गया था, तो मैंने उसमें इनफैक्ट और बाइंग करी थी। तो मुझे आज अखबारों में भी, इकोनॉमिक टाइम्स में आई थिंक हेडलाइंस आई है कि 40-45% उनका जो रेट्स हैं वो बढ़ गए हैं। अभी वो क्रिसमस की बात कर रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कि जैसे आपने बोला शादी का सीजन है, क्रिसमस का इफेक्ट है, या जनरल ट्रैवल का है, या प्रधानमंत्री जी की जो बात है, उन सब के बेसिस पे लग रहा है कि इसकी भी सस्टेनेबिलिटी काफी क्वार्टर्स तक है आगे। कमेंट्रीज भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप कोई एमडी ऑफ अ कंपनी की कमेंट्री सुनोगे तो अभी उसके अंदर होटल्स को एक समझ में आ गया है कि उनको एसेट लाइट मॉडल फॉलो करना है। तो एसेट लाइट मॉडल करते हुए काफी मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को पकड़ रहे हैं, जो कि इंक्रीमेंटल रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा, रिटर्न ऑन कैपिटल के लिए बहुत अच्छा है। तो अभी ये सेगमेंट में काफी मजबूती लग रही है मुझे, और मैंने अपना कोई भी इसमें चेंज नहीं करा है पोर्टफोलियो में। साफिर, आपने सिलेक्टिव फार्मा ही अपनी पसंद बताया। आपको फार्मा स्पेस में कौन सी पॉकेट समझ आती हैं? क्योंकि फार्मा एज अ होल आप देखें, फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोसिस, मेडिकल इक्विपमेंट, सब में सर्ज है। अच्छे कई नए हेल्थ केयर फंड्स भी लॉन्च हुए हैं और वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव थे। यूएस की प्राइसिंग का भी एक इम्पैक्ट ट्रिगर बताया जा रहा है। आप फार्मा पे एग्जैक्टली क्या व्यू बना रहे हैं? नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप ही के चैनल पे जब मैंने आगे हॉस्पिटल्स के बारे में बात करी थी, तो कुछ स्टॉक्स 5 गुना 7 गुना हो चुके हैं। लेकिन आपको जब उस पे अगर आप अर्निंग्स को देखोगे तो अभी भी उसमें कंसोलिडेशन चल रही है सेक्टर्स में। अभी भी रोज न्यूज आती है कि कोई ना कोई हॉस्पिटल को खरीद रहा है या उसकी रेटिंग्स को इम्प्रूव कर रहा है। तो वहां पर एक पर्टिकुलर धार चल रही है, जैसे पानी की रिवर की धार होती है, और आप उसको अभी कंटिन्यू कर रहे हो। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि वैल्यूएशन बहुत आउट ऑफ सिंक है, बट फिर वो ये नहीं देखते कि कंसोलिडेशन जब सेक्टर में हो रही है और मर्जर और एक्विजिशन हो रहे हैं, तो वो वैल्यूएशन इससे भी ऊपर लेवल पे हो रही है।
क्योंकि अपॉर्चुनिटी साइज बहुत ही लार्ज है और जो इंटरप्ले बिटवीन टेक्नोलॉजी है हॉस्पिटैलिटी के साथ, सॉरी उसके हॉस्पिटल के साथ, वो बहुत ही मजबूत है। मिड फार्मा के अंदर कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग कैपेक्स किया है, तो एक तरीके से ऑप्टिकली उनकी बैलेंस शीट स्ट्रेस लगती हैं क्योंकि उन्होंने खर्चा किया है पिछले कुछ सालों में और अब उनका बेनिफिट उनको मिलना चाहिए, क्योंकि कैपेक्स का बेनिफिट बहुत सब्सटैंशियल है और उसके कमेंसुरेट वैल्यूएशंस काफी लो हैं। और अभी कुछ दिनों से तो मिड कैप के अंदर तेजी भी आई है, मिड कैप फार्मा के अंदर। फिर भी मुझे लगता है कि उनकी ओवरऑल मार्केट कैप काफी कम है कंपेयर टू जहां पर उनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन हुई है। पिछले हफ्ते इस हफ्ते लिस्ट होंगे। आप आईपीओज में इन्वेस्ट करते हैं? अपने किसी में आपका इंटरेस्ट है या आप लिस्टिंग के बाद लेना चाहेंगे कोई नाम? मैं आईपीओज में कभी कभी करता हूं, लेकिन ज्यादातर नहीं करता क्योंकि अलॉटमेंट्स बहुत ही छोटी आती हैं और उसमें कुछ पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट नहीं होता। इसलिए मैं नॉर्मली वेट करता हूं कि लिस्टिंग के बाद खरीदने के लिए। और जैसे मैंने कुछ न्यू एज कंपनीज को लिस्टिंग के बाद खरीदा था, तो उस समय आपको क्वांटिटी भी मिलती है और उस समय आपको ये सेटलमेंट भी हो जाती है कि इसमें या तो एम्प्लॉयज बेच रहे होते हैं या जो लॉक इन पीरियड खत्म हो रहे होते हैं, तो उसका भी ओवरऑल यूफोरिया थोड़ा खत्म हो जाता है। और अगर मार्केट परसेप्शन ओवरली नेगेटिव हो जाता है तो एक तरीके से आपको एक बूस्ट मिल जाती है, क्योंकि मार्केट में जब बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है कि सेक्टर में, तो एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। साफिर, रिसेंटली आपने कौन से शेयर्स बेचे हैं अपने पोर्टफोलियो में? वो प्रॉफिट के साथ भी हो सकता है आपने बेचे हो, या कुछ में आपने वेट भी किया हो, आपको लग रहा अब ये ख़राब हो गया अब इसको बेच देना चाहिए। ऐसे कुछ सेगमेंट, पॉकेट या थीम या शेयर्स बता सकते हैं आप? मैंने जो लास्ट सब्सटैंशियल सेलिंग करी थी वो लार्ज आईटी में करी थी, और वो लार्ज आईटी की सेगमेंट को बेचे हुए ऑलमोस्ट अब एक साल हो गया या काफी सारे महीने हो गए। और मैं लार्ज आईटी के ऊपर नेगेटिव था और वो बहुत ही अच्छा प्ले हुआ है, क्योंकि वहां से जो आपको पैसा मिला और आपने उसको या तो मिड आईटी में डाला या इकोनॉमिक रिलेटेड सेक्टर में डाला, तो वहाँ रिटर्न्स आपकी काफी सब्सटैंशियल हुई। मैंने कंज्यूमर थीम को भी अवॉइड करा हुआ है, क्योंकि कंज्यूमर थीम के अंदर जब तक मेरे को रूरल इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन सेटल नहीं होती तो वहां पर रियल बेनिफिट अभी नहीं दिख रहा है। तो उन सेक्टर्स को अवॉइड किया हुआ है। जनरली आप अपने पोर्टफोलियो में अगर कोई भी स्टॉक देखो जो इस मार्केट की मजबूती के होते हुए भी अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आपको एक डाउट होना चाहिए उसके ऊपर और आपको उसको एग्जामिन करना चाहिए। और अगर उसका डाउट फैक्ट्स के साथ सपोर्ट होता है तो आपको रिकंसिडर भी करना चाहिए। बट जैसे मैंने आपको बोला कि जो जेफरीज की ओपिनियन है और वही मेरी ओपिनियन है कि अभी कैश को मैं इक्विटी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो कैश का तो सवाल ही नहीं उठता पोर्टफोलियो में अभी मेरे लिए, एटलीस्ट पर्सनली। और ये एक और फैक्टर है कि मैं एक अर्निंग मेंबर हूँ, क्योंकि मेरा पास एक लीगल प्रोफेशन है, तो मेरी जितनी भी इनकम आती है मैं उसको इन्वेस्ट करने के लिए जाता हूँ। मैंने इनफैक्ट एक रियल स्टेट को भी बेच के भी इक्विटी को खरीदा है, जो कि नॉर्मली ऑपोजिट ऑफ व्हाट जो लोग हैं, क्योंकि मुझे अभी मार्केट में काफी मजबूती लगती है। और अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं कोई भी अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहूंगा। अगर मैं कन्विंस हुआ तो मेरे को मैनेज करना पड़ेगा कि मैं कैसे उसके अंदर अपना निवेश करूंगा। राइट। ऑलराइट साफिर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। ये थे इन्वेस्टर एंड लॉयर साफिर आनंद, दिल्ली से।